इंदौर शहर के महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय और एमजीएम कॉलेज के शिशु रोग विभाग के सुप्रसिद्ध सर्जन ब्रजेश लाहौटी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। और एक बहुत ही अच्छा विषय आज हमने चुना है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे बीच में। थैंक यू। थैंक यू। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और विषय हमारा है कि हम जिम करें या योग करें। थोड़ी सी शुरुआत भूमिका के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर लाहौटी साहब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर तो हैं ही, लेकिन साथ में वे बहुत अच्छा जिम भी करते हैं और साथ ही साथ उतना ही समय अपना योग को भी देते हैं। तो दोनों ही चीजों के फायदे और जो कुछ उन्होंने अपने अनुभव उनके साथ हैं, उनके लिए हमने डॉक्टर लाहौटी साहब को हमारे बीच में आज आमंत्रित किया है। तो लाहौटी साहब, पुनः आपका एक बार स्वागत है। और अब इस श्रृंखला में महिमा जी। सभी को नमस्कार। मुझे डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी को इंट्रोड्यूस करते हुए अत्यंत खुशी होती है। सबसे पहले मैं उन्हें ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगी कि वो बहुत ही बेहतर इंसान है। बहुत सुनियोजित तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया है। बहुत संतुलित मन से वो जीवन जीते हैं। कहीं कोई हबड़ दबड़ उनके जीवन में दिखती नहीं है। सारा प्लानिंग इतना परफेक्ट होता है। सर ने MBBS और MS MGM मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद उन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन MCH पीडियाट्रिक सर्जरी में SMS जयपुर से किया, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। वो हमारे देश के काफी सारी पीडियाट्रिक सर्जरी एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने अपना जीवन बहुत संतुलित तरह से जिया है, तो वो एक्सरसाइज को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं अपने जीवन में। और वो एक्सरसाइज में भी योगा और जिम को बैलेंस करके चलते हैं, मतलब बैलेंस टू द अल्टीमेट एक्सटेंट। तो ऐसी शख्सियत डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा मैडम। सुषमा मैडम मेरे से सीनियर रही हैं मेडिकल कॉलेज में और हमारा करीब 40 इयर्स का एसोसिएशन है। मैडम भी उतनी ही संतुलित और बहुत अच्छी समाज सेविका भी हैं पीडियाट्रिशियन होने के साथ साथ। मैं धर्मेंद्र जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस कार्यक्रम को हमेशा होस्ट करते हैं और प्रोएक्टिव होके इसमें सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय व्यास साहब हमारे जिम के साथी हैं मॉर्निंग के। हम कई सालों से जिम में सुबह सुबह मुलाकात करते हैं और हमारी गुड मॉर्निंग ऑलमोस्ट वीक में 3-4 बार सुबह सुबह हो जाती है। मेरी कई बार चर्चा होती थी व्यास साहब से जिम में कि हम लोग क्या करते हैं, कैसी हमारी एक्टिविटी रहती है। तो मैं सुबह जिम जाता हूँ और शाम को योगा करता हूँ घर पे। ये पहले मैं जिम में ही योगा करता था, तो जब से कोविड के बाद से शाम को घर पे योगा करना चालू कर दिया। वो भी एक इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में करता हूँ, हमारे टीचर के सानिध्य में करता हूँ। एक्चुअली आज हम डिस्कस करना चाहते हैं एक सब्जेक्ट पे जिसका हम नाम कहेंगे जिम या योग। दोनों विरोधी नहीं और इनमें संतुलन होना चाहिए, ये हमारा बेसिक मुद्दा है। मैं कुछ शुरू करूं इसके पहले मैं थोड़ा सा, चूंकि मैं डॉक्टर भी हूं चिकित्सक भी हूं, एक ह्यूमन बॉडी के बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि हमारा शरीर बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा है, जिसमें मसल्स और मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं, जो हमारी मूवमेंट्स को एक रास्ता देती हैं। हमारे जॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जिसमें लिगामेंट या सूक्ष्म मसल्स का ही एक वेरिएंट होता है, वो लगा होता है, जिससे हमारे फाइनर मूवमेंट्स होते हैं। ये लिगामेंट्स छोटे से छोटे उंगलियों के जॉइंट से लेके बड़े से बड़े हिप जॉइंट को सपोर्ट करते हैं, और नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, सारे जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं। हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटी होती है उसमें मानसिक विकास या दिमाग का रोल है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में बहुत सारी सिस्टम्स हैं जो हमको हमारे लिए काम करते हैं। जैसे हम यदि ऊपर से चलें, ब्रेन के अलावा हम नीचे आए तो अपना ब्रीदिंग सिस्टम, ट्रेकिया एंड लंग्स, हम उससे नीचे आए हमारे पेट के ऑर्गन्स में लिवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है।
फिर यूरिनरी सिस्टम है, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम रोज खाते पीते हैं उसका डाइजेशन होता है। फिर हमारा इंपॉर्टेंट है एक एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है शरीर में, जो हार्मोन्स हमारे पूरी बॉडी को एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक बेसिक ह्यूमन बॉडी है। अब हमारी बॉडी में हमको स्वस्थ रहने के लिए हर सिस्टम का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन चाहिए। हमें हमारा ब्रेन संतुलित होना आवश्यक है, हमारी सांस संतुलित होना आवश्यक है, हमारा हार्ट की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा बोन्स, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, मसल्स, लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट है, हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम हमारे डाइजेशन में मदद करता है। इसी तरह हर शरीर का हर अंग इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे को वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। अब या तो हम क्वेश्चंस पे जाएं और आंसर करें, या कुछ और मैं आगे बताऊं आपको। बेसिकली क्या हुआ था, ये जिम और योगा कहाँ से आया मेरी लाइफ में। 2001 में मेरे को सडनली लंबर स्पाइन का स्लिप डिस्क हुआ। स्लिप डिस्क इतना खराब हुआ कि कभी जरूरत पड़ रही थी कि ऑपरेशन होगा, कभी जरूरत पड़ी कि कुछ और प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली वो रेस्ट और उससे ठीक हुआ। बट मेरा कमर दर्द कभी जिंदगी में नहीं गया। ग्रेजुअली जब भी किसी को स्लिप डिस्क होती है तो सारी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। आप झुक नहीं सकते, आप वजन नहीं उठा सकते, आप सीधा खड़े नहीं हो सकते, आप ड्राइव नहीं कर सकते, आप स्कूटर नहीं चला सकते, ये सारी चीजें थी। तो मैंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया और ग्रेजुअली अपने शरीर को कोशिश की कि मेरा स्पाइन, मेरी बोन्स, मेरी बॉडी इतनी तंदुरुस्त हो जाए कि मैं जितने चैलेंजेस हैं उनको ओवर कर दूं। और इसी तरह ये प्रेरणा मिली, स्वयं प्रेरणा मिली, और धीरे धीरे ये शुरू की करीब 16 साल पहले से। तो मैं पहले वीक में 6 दिन जिम करता था, फिर ग्रेजुअली मैंने वीक में 3 दिन जिम करके 3 दिन योगा जिम में शुरू किया, और अब मैं 3 दिन जिम या वेट एक्सरसाइजेस करता हूँ, और 4 से 6 दिन जैसा संभव हो जाता है योगा करता हूँ। मेरा जिम का जो इंस्ट्रक्टर है या ट्रेनर है वो पिछले 12 साल से सेम पर्सन है, एक ही जिम है, और समय भी वही है, सुबह 7 से 8 बजे का। योगा एक्टिविटी के लिए भी पिछले 2.5 से 3 साल से मेरे इंस्ट्रक्टर टीचर एक ही हैं, जो रेगुलरली घर पे आके हमको परिवार के साथ योगा कराते हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों चीजों का हमारी डेली एक्टिविटी में कुछ रोल है और हमें संतुलित करना बहुत आवश्यक है। आजकल पिछले 2 दशक से यंगस्टर्स में खास करके जिम कल्चर डेवलप हुआ है। जिम कल्चर डेवलप होने का उद्देश्य शायद उनकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, उनका एम है उनको सुडौल दिखना, सुंदर दिखना, आकर्षित दिखना, मसल्स बनाना, ताकि कोई भी उनको देखे तो एक देखते ही रह जाए, ऐसा वो चाहते हैं। मेन उद्देश्य ये है उनका। मेन उद्देश्य ये नहीं है कि उनको फिजिकली फिट रहना है इसलिए उनको करना है। और इसको पाने के लिए, इस आकर्षण को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जिम में एक्सरसाइज करते हैं। अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड लोग वजन को उठाते हैं, और बेसिकली इस जिम एक्सरसाइज केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए है। मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कह लें हम, मसल्स का साइज को बड़ा करने के लिए है। उसके लिए लोग मालूम नहीं क्या क्या सप्लीमेंट्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, हार्मोन सप्लीमेंट्स लेते हैं, और वो अल्टीमेटली शरीर को नुकसान करते हैं। तो हमारा शरीर बेसिकली जिम के हेवी वर्कआउट के लिए नहीं बना है। हमारे शरीर में और भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा मानसिक संतुलन रहे, हमारी सांस और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम संतुलित रहे, और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और पाचन सिस्टम संतुलित रहे। इसमें जिम क्योंकि ये एक्सटर्नल एक्सरसाइज है पूरी तरह से, तो वो इसको मदद नहीं करती। कुछ हद तक हाँ ये कार्डियक स्टेबलाइजेशन करता है, बट हमारा आंतरिक संतुलन के लिए शरीर में फाइनर मूवमेंट्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब जरूरी है, जो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। हमारी फाइनर मूवमेंट्स हमारे शरीर के सिस्टम को धीरे धीरे स्ट्रांग बनाती हैं, और यदि हम दोनों चीजों को कंबाइन करें तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक बैलेंस रूप में हम मस्कुलर एक्सरसाइज करें, वेट लिफ्ट करें, या वेट या पावर एक्सरसाइज करें, जिससे हमारी
शारीरिक क्षमता बढ़े, एंड्योरेंस बढ़े, कार्डियक एंड्योरेंस बढ़े, हमारा बॉडी का मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़े। मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब हमारी किसी भी काम को करने की क्षमता बढ़े, जिससे हम उसको लंबे समय के लिए कर सके। जैसे कोई एथलीट है, वो लंबे समय के लिए दौड़ सके, कोई स्विमर है वो लंबे समय के लिए स्विमिंग कर सके। ये उसका एंड्योरेंस बढ़ने के कारण ही संभव होता है। और हम जब योगा करते हैं योगा करने में बेसिकली हमारा उद्देश्य एक अलग होता है। जिम में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और हमारा योगा में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म लेवल के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर या सेलुलर या टिश्यू लेवल के ऊपर। तो जब भी हम जिम की एक्सरसाइज करते हैं, हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो ये हमारे मसल्स को भी कहीं ना कहीं डैमेज करता है। हमारे मसल की, जैसे हमारे शरीर में मान लो कोई चोट लगती है तो हमारे हाथ में या पैर में कहीं स्वेलिंग आ जाती है, कुछ लाल धब्बे पड़ जाते हैं खून जमा होने से या उस जगह पे हमको काफी लंबे समय तक दर्द होता है। तो बेसिकली हमने हमारी शरीर के उस हिस्से को चोट पहुंचाई है। अब ये हम जो जिम में हेवी वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं हमारी मसल्स को चोट पहुंचाते हैं। उससे कुछ केमिकल्स भी लिबरेट होते हैं हमारी मसल्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं, और जब मसल्स एग्जॉस्ट हो जाती है तो एक शरीर में एक थकान बन जाती है जो थकान के कारण काफी समय तक इवन एक्सरसाइज के बाद भी शरीर में दर्द एक्स बने रहते हैं। मसल्स काफी स्टिफ हो जाती, कड़क हो जाती, जिसको हम कहें, उनका लचीलापन खत्म। मसल्स बेसिकली एक रबर की तरह है, आप जितना उनको खींचेंगे उतनी वो फ्लेक्सिबल बनती जाएंगी, और जितना आप उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब उनको आप जो बेसिकली हम जो मूवमेंट्स करते हैं जिम में, वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स ज्यादा होती हैं, तो उससे वो स्टिफ हो जाती हैं। और जब स्टिफ मसल्स होंगी तो वो जॉइंट्स को भी स्टिफ करेंगी, तो जॉइंट्स की मोबिलिटी उसमें कम हो जाती है यदि हम जिम के साथ में योगा करें, अब योगा को जिम के साथ कैसे किया जा सकता है? योगा में बेसिकली कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, फिर होती है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और फाइनली हम एंड में शवासन या मेडिटेशन करते हैं, जिससे हमारे शरीर को एक आराम मिलता है। तो यदि हम दोनों को कंबाइन करना चाहें, तो जिम करने के पहले हम वार्म अप में कुछ योगिक एक्सरसाइजेस या योगा आसन कर सकते हैं, बट ये योगासन थोड़े समय के लिए करें, इससे हमारी बॉडी वार्म हो जाती है, मतलब जिम या मस्कुलर एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे मसल्स की मेमोरी में ये आ जाता है कि उनको कुछ आगे करना है, वो उसके लिए तैयार हो जाती हैं, और उससे मसल की जो इंजरी होती है उसमें हीलिंग होने के लिए मसल्स को या बॉडी को एक ताकत या एनर्जी मिल जाती है। फिर हम जो भी मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं वेट लिफ्टिंग में, चाहे वो अपर बॉडी हो, लोअर बॉडी हो, वो हम करें, बट उसमें एक संतुलन होना आवश्यक है। हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल मसल्स बनाना है इसलिए कर रहे हैं, हमसे सांस लेते नहीं बन रहा, हमको घबराहट हो रही है, हमको चक्कर आ रहे हैं, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हमारे हाथ पैर दुख रहे हैं, और हम फिर कभी कभी ऐसे बेचैन हो जाते हैं कि मैं देखता हूँ हमारे जिम में कई लोग बहुत हेवी वर्कआउट करते हैं। हमारे कुछ एक पिछले कुछ समय तो एक हादसा भी हुआ, एक सज्जन बहुत हेवी एक्सरसाइज करते थे, उनका कार्डियक स्टेंटिंग भी हो चुकी थी, और वो जिम में एक्सरसाइज करते हुए कोलैप्स हो गए। तो कभी भी इस एक्सट्रीम तक जिम की एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, और ये काफी कॉमन है, हम सोशल मीडिया पे, पेपर में, न्यूज में भी पढ़ते हैं कि लोग, फलाना आदमी जिम में एक्सरसाइज करते हुए कोलैप्स हो गया। तो हमें इस हद तक नहीं जाना है कि वो एक, देखिए हर हर चीज की अति बुरी होती है, कोई भी काम हो वो बुरा होता है जब वो एक लिमिट के बियॉन्ड होता है, कोई भी चीज हो। तो इसलिए हमें एक लिमिट में रह के ही करना चाहिए, हमारी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहिए। फिर आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ जिम एक्सरसाइज एंड योगा। तो यदि हम पहले वार्म अप करें, फिर जिम करें, और उसके बाद स्ट्रेचिंग, बेसिकली योगा में स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग मतलब मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स को एक तरह का खींचना कह लें हम, जिसको स्ट्रेच करते हैं, उस स्ट्रेचिंग से मसल्स की हीलिंग प्रॉपर होती है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, और जब बॉडी योगा करेगी तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। आप देखते हैं योगा करने वाले लोगों
किसी भी पोजीशन में अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, मतलब वो अपने शरीर की घड़ी भी कर सकते हैं यदि हम उसको शुद्ध हिंदी में कहें तो। उनके जॉइंट्स इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मसल्स। और एक जिम करने वाला आदमी हमेशा एक बिल्कुल चौड़ी छाती, चौड़े हाथ करके और वैसे ऐसा करके चलेगा जैसे यही उसने सबसे बड़ा अचीवमेंट किया है। तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपकी बॉडी की मसल्स को आराम, उनको स्ट्रेचिंग, उनकी हीलिंग और उनमें एनर्जी बनी रहे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में किसी तरह की थकान नहीं हो। शरीर में देखिए पेन और डिस्कम्फर्ट तो होगा, चाहे हम जिम करें या योगा करें, बट शरीर के को यदि हमारे शरीर को कुछ तकलीफ होगी, पेन होगा, तो ही हम कुछ गेन करेंगे, ऐसा एक मानना है। तो ये पेन इतना नहीं होना चाहिए कि हम गेन ही नहीं कर पाए, पेन उतना होना चाहिए कि हमारा गेन ज्यादा रहे। तो एक इस हमें उद्देश्य पे काम करना चाहिए। योगा में बेसिकली कुछ जैसे जिम में कुछ लिमिटेशन है, आपके लिए हमेशा इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको हेवी फीस देनी पड़ेगी, आपको समय फिक्स करना पड़ेगा, आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, आपको या तो ट्रेनर चाहिए या आपको कोई कलीग चाहिए जिसके साथ आप एक्सरसाइज कर सकें। और एक सर्टेन एज लिमिट है जिसमें आप जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज्यादातर यंगस्टर्स या यूथ एज ग्रुप के लोग ज्यादा जिमिंग करते हैं, पुरुष ज्यादा करते हैं महिलाओं और लड़कियों से। लेकिन योगा में कोई उम्र की सीमा नहीं है, बचपन से आप योगा शुरू कर सकते हैं और लेट उम्र तक, बुजुर्ग होने तक या किसी भी लाइफ तक, जब तक आप करना चाहें, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, तो भी आप योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग रन के लिए ज्यादा फायदेमंद है। जिंदगी में आपके एंड ऑफ द टेन्योर में आपके शरीर को स्वस्थ रख सके, आपका शरीर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, उसमें योगा एक्सरसाइजेस आपको ज्यादा मदद करेंगी, ताकि आपका शरीर हमेशा तरोताजा बना रहे। तो दूसरा, महिलाएं जिम नहीं कर सकती लेकिन वो हमेशा योगा कर सकती हैं। बच्चे जिम नहीं कर सकते, बुजुर्ग जिम नहीं कर सकते, लेकिन वो हमेशा किसी भी उम्र में योगा कर सकते हैं। योगा करने के लिए आपको एक मेट की आवश्यकता होती है केवल, और एक खुला वातावरण जहाँ अच्छी हवा हो, जहाँ अच्छा लाइट हो। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप घर में कर सकते हैं, आप गार्डन में कर सकते हैं, आप छत पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और योगा में यदि आपके साथ कोई इंस्ट्रक्टर है या कोई कंपनी है या जो नॉलेजेबल व्यक्ति है, जो ऑलरेडी योगा में एक्सपर्ट है, तो आपकी योगिक एक्सरसाइज में चाल चलन लग जाते हैं, जैसा कि मेरे साथ था। मैंने कभी भी इंडिपेंडेंटली योगा नहीं किया है, मैंने हमेशा टीचर के साथ ही योगा किया है, ताकि हमारे फॉर्म्स सही रहें, हम सही चीज करें, सही चीज सीखें, और एक माहौल बना रहता है उससे, आप एक अकेलापन महसूस नहीं करते। तो यूजुअली हम योगा करते हैं तो हमारी फैमिली, मेरी वाइफ साथ में रहती है, कभी कभी मेरा सन रहता है और हमारे इंस्ट्रक्टर रहते हैं। जिम में आप हमेशा अकेले रहोगे या इंस्ट्रक्टर के साथ में करोगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको संतुलित जिम एक्सरसाइज और योगा करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछें और फिर मैं उसका जवाब दूं। इसमें व्यास सभी साहब लोगों कुछ जी एड ऑन कर सकते हैं। जी सब धन्यवाद लाहौटी साहब। बिल्कुल आपने बड़े संक्षेप के अंदर बहुत सारी बातों को एक बड़े कैनवास पे उकेर दिया है, और जैसा आपका मैं व्यक्तित्व रोज देखता हूँ, बड़े कूल तरीके से आपने बहुत सारे बिंदुओं को छू लिया है। तो हम चाहते हैं कि अब जो हमारे सभी साथी लोग हैं, ये जिम एक ऐसा विषय है कि जिम और योग, जिनको हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों को, जैसे कई बार एक डिबेट हमारे मन में होता है, हम वेज खाएं या नॉन वेज खाएं, किससे हमारा शरीर जोरदार बनेगा। तो दो स्कूल्स बने हुए हैं इसको लेकर के, और लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, और हम फिर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ऐसे बहुत सारे डिबेटेबल एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं जिन पर हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसा ही विषय आज आपके बीच में, और आपने इन सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश की। मैं अभी सारे जितने बहुत सारे साथी हमारे जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा कि वो विषय से संबंधित यदि अगर कोई प्रश्न पूछेंगे, तो हमको डॉक्टर लाहौटी साहब के अनुभवों का बहुत लाभ मिलेगा, और हम ज्यादा इस प्रोग्राम से आउटकम निकाल पाएंगे। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, वन बाय वन। यदि अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें अपना प्रश्न, तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट भी पूछना चाहें तो अपना माइक ऑन करें,
और प्रश्न पूछने के बाद में कृपया अपना माइक वापस जरूर बंद कर दें ताकि अन्य सदस्यों को डिस्टर्बेंस ना हो। सुषमा मैडम शायद आप कुछ कहना चाहती है। धन्यवाद डॉक्टर ब्रिजेश लाहौटी, आपने बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन दिया है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि योग हमारे देश की बहुत पुरानी विधा है और जिम शायद हमने दूसरे देशों से सीखा है। अभी पिछले 1-2 साल में जिम में इतनी सारी डेथ्स हुई हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम डॉक्टर्स की एक जिम्मेदारी है कि जिम के लिए कोई लाइसेंसिंग होना चाहिए, जिम के लिए कोई नियम होना चाहिए और मतलब ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए कि जो ये अनएक्सपेक्टेड डेथ्स जो हो रही है उसको हम प्रिवेंट कर सकें? धन्यवाद। देखिए, मेरा मानना है कि इन डेथ या अनफोर्सिन एक्सीडेंट के लिए जिम जिम्मेदार नहीं है, व्यक्ति खुद जिम्मेदार। इसमें व्यक्ति को अपना फिजिकल फिटनेस पहले देखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी क्या है। लोग बियॉन्ड कैपेसिटी करने के कारण यूजुअली इसमें ग्रसित हो जाते हैं। एक तो ये, और जिम के ओनर्स या उनको भी एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए कि कोई भी आदमी या महिला जिम ज्वाइन करती है तो उसके एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो, उसका एक फिजिकल टेस्टिंग हो डॉक्टर द्वारा, फिजिशियन द्वारा, और वो उसको एक फिटनेस दे दे। जो अच्छी क्वालिटी के जिम है वो हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, बाकी बेसिक सब ड्रग्स रखते हैं, सभी चीजें रखी जाती हैं इसमें। वैसे तो सभी के लिए जरूरी है, बट जिम के भी इंस्ट्रक्टर्स को एक प्राइमरी रिससिटेशन भी इसमें सिखाना चाहिए, वो भी एक आवश्यक है। बट इसके लिए मेरे ख्याल से व्यक्ति खुद ज्यादा जिम्मेदार है जिम की जगह। नवीन मंडलोई साहब, सर आपकी नवीन मंडलोई साहब आपका स्वागत है। हाँ, मेरे योग गुरु मेरे साथ में हैं। जी जी सर। नवीन जी साथ में हैं और मंडलोई साहब, आप जी कुछ सर, कहना चाहते हैं? वक्ता हैं, बहुत अच्छे नॉलेज जी रखते हैं इन सब चीजों के लिए, सर, और मैं सर, चाहूंगा सर, कि वो अपने विचार व्यक्त करें। जी नवीन जी। धन्यवाद सर। जी सर, सबसे पहले सर ब्रिजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो समराइज कर दिया योग का विस्तृत ज्ञान जो है उसको छोटे से सेशन में, और काफी सारी चीजों का आपने फोकस किया है। तो फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं और यंग जनरेशन पे भी आपने भी बात की है, तो आजकल जिम का जो ट्रेंड है इसमें यंगस्टर्स काफी सारे स्टेरॉइड्स और प्रोटीन्स और काफी सारी हार्मोन्स का भी यूज करते हैं। तो एज ए चिकित्सक आप क्या इस विषय में बोलना चाहेंगे? देखिए, उसका यदि शरीर पे क्या प्रभाव होता है, क्या दुष्प्रभाव होता है, या फिजिकल हेल्थ या बॉडी बिल्डिंग में ये सब चीजें किस तरह से हेल्पफुल होती है, या किस तरह से इनके नुकसान हो? एक्चुअली ये सप्लीमेंट्स लेना या हार्मोन्स लेना, जब एक जिम करने वाला युवा अपने शरीर को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आकर्षक दिखाने की कोशिश करता है, तो वो गलत रास्ते पे चला जाता है। एक्चुअली हर चीज की एक लिमिट होना चाहिए। प्रोटीन तो हमारे शरीर में बहुत आवश्यक चीज है, हम रूटीन अपनी डाइट में सभी खाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ये सब नेचुरल प्रोटीन हमको मिले। हर अनाज में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, दही में प्रोटीन है, तो यूजुअली हम सब इसका सेवन करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए उतना प्रोटीन हमें लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो ये लिवर और किडनी दोनों को अफेक्ट करता है, डैमेज करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये इतने सप्लीमेंट और हार्मोन्स तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं। हार्मोन्स बेसिकली क्या है? ये स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स एक दुधारी तलवार है जो एक तरफ से किसी चीज को दोनों मतलब काम करती है अच्छा, और एक तरफ से करती है गलत काम। तो ये स्टेरॉइड, और हमारे हिंदुस्तान में क्या है, कोई भी ड्रग ओवर द काउंटर कोई कहीं से भी खरीद सकता है, इसलिए वो अवेलेबल हो जाते हैं। और कई बार जिम के जो ट्रेनर्स हैं वो भी रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि वो जो बंदा जो जिम कर रहा है वो उसको बोलता है कि भाई मेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा,
मेरे को और अच्छा मसल्स ग्रो करना है और बढ़ाना है, तो फिर वो बोल देते कि आप ये लो, या वो आजकल पढ़ लेते हैं और फिर वो सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड चालू कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। अब कोई और सदस्य हमारे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? ब्रजेश, डॉक्टर पंजाबी हियर। सर गुड इवनिंग सर। डॉक्टर पंजाबी इंदौर में हमारे सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं। हम लोग यूजुअली एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, और सर भी बहुत फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए काफी ध्यान देते हैं। वेलकम So, वेलकम। Brajesh, very nice. Your talk was very pertinent to the subject. But we have discussed all about the yoga and gym. What about the other exercises like cycling, like swimming, like trekking, like sports? देखिए, ये साइकिलिंग, स्पोर्ट्स और ये इनका तो खैर एक अलग ही आनंद है, बट जिस इंसान को इसमें आनंद मिले उसको जरूर करना चाहिए। इससे भी आपका बेसिकली पर्पस वही है, आपके शरीर का एंड्योरेंस बढ़ता है, मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ता है, आपकी कार्डियक स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब आप इस तरह की साइकिलिंग, स्विमिंग या ट्रेकिंग करते हैं तो आपके लंग्स मजबूत होते हैं, जो कि ओवरऑल आपकी वेल बीइंग को अच्छा करते हैं। तो एक स्पोर्ट्समैन को बेसिकली ये सब बहुत जरूरी है, और यदि स्पोर्ट्समैन नहीं भी है तो भी एक इंसान यदि रेगुलर ये सभी चीजें करें तो सब नेचुरल वे हैं आपकी बॉडी फिटनेस के लिए। तो इसके लिए तो हमेशा हाँ है, कि इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। ये तो सदियों से या कई सालों से लोग करते आ रहे हैं और करते Yes. रहना चाहिए। जिम तो एक्चुअली अभी का मॉडर्न कल्चर हो गया है लास्ट फ्यू डिकेड से, और ये देखा देखी में ये बढ़ रहा है बेसिकली, क्योंकि लोग Brajesh, आजकल। हाँ Yeah. जी सर बोलिए। और जैसे आपने बताया कि जो भी जिम करे तो उनकी पहले कोई टेस्ट होना चाहिए कि दे आर फिट और नॉट। हाँ और मैंने देखा ये जो नॉर्मली आई हैव विजिटेड मेनी जिम्स अब्रॉड आल्सो, तो वहां हर जिम में डिफिब्रिलेटर जरूर रखा रहता है। हाँ, नहीं यहाँ इवन भी जिस मैंने जिम, तो या हाँ जी सर, जिस जिम में मैं और जाता हूँ या गोल्ड, उसमें भी है यहाँ। एंड आई थिंक समबडी शुड बी एक्सपर्ट इन रिससिटेशन आल्सो, कि अगर Yes, yes. अनफॉर्चुनेटली किसी को कुछ ऐसी हादसा हो तो somebody should be able to do resuscitation also, शायद उससे भी कुछ लाइफ अपन बचा सकते हैं। Yes sir, yes sir, This is what I feel, है ना? yes, yes sir. Otherwise overall very good discussion. This will be helpful to everybody. और धन्यवाद सुषमा जी को, मैंने पहले भी सुषमा जी के साथ कुछ यहाँ ज्वाइन करे हुए हैं, एंड वो हमारे भरत रावत वाले ग्रुप में भी शी इज ऑलवेज देयर विद अस। थैंक यू ब्रजेश। थैंक यू Thank you सर। sir. डॉक्टर ब्रजेश, पुरी साहब आप पूछना चाह रहे थे? सबको मेरा नमस्कार और नमस्कार। चरण वंदन सब बुजुर्गों को। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछना चाहता था कि पोस्ट कोरोना बहुत से लोगों को श्वास संबंधी परेशानियां बढ़ी हैं, ऐसा मैं अंडरस्टैंड करता हूं। एक तो इस बात को आप, अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो करेक्ट करिएगा प्लीज। क्या ये फैक्ट है कि पोस्ट कोरोना लंग्स रिलेटेड परेशानियां लोगों में बढ़ी हैं या नहीं? और अगर ये सही है तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए या एक रिटायर्ड पर्सन लाइक अस जो 65 प्लस हैं, उनके लिए क्या सावधानी और किस तरह की एक्सरसाइज है जो लंग्स के लिए उनको फायदा पहुंचा सकती है? धन्यवाद। देखिए, बेसिकली कोरोना लंग डिजीज थी, उसका जो मेन टारगेट था वो लंग्स था। जो इसको भी कोरोना हुआ, इवन मेरे को भी हुआ, ये लंग्स को डैमेज करके फाइब्रोसिस करता है। और जब किसी भी शरीर के हिस्से में फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस मतलब किसी भी टिश्यू का खत्म होके उसको कड़ा, जैसे हमारे शरीर में एक चोट लगती है तो एक निशान बन जाता है, वो फाइब्रोसिस है। इस तरह की चोट से जो भी निशान पड़ता है वो एक डैमेज कर देता है उस अंग को, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है।
वर्क ऑफ ब्रीदिंग कम हो जाती है, हम जल्दी थक जाते हैं, हमको जैसा कहते हैं हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है। तो बेसिकली इसके लिए प्राणायाम सबसे अच्छी विधि है इसको उबारने के लिए। यदि हम बेसिकली प्राणायाम क्या, एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। हमारे लंग्स में बहुत तरह के हिस्से होते हैं, कुछ बड़ी डक्ट्स होती हैं जिसमें एयर जाती है, फिर लंग्स का पेरेन्काइमा होता है, एक जाल होता है, और उसमें भी मैक्रो एल्वियोलाई मतलब बड़े सेगमेंट होते हैं और माइनर सेगमेंट होते हैं और माइक्रो एल्वियोलाई होते हैं। तो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम से बेसिकली हमारे जो अनयूज्ड एल्वियोलाई हैं या माइक्रो एल्वियोलाई हैं वो ओपन होते हैं, और जब ये ओपन होंगे तो हमारी सांस में जो एयर है या ऑक्सीजन है वो पूरे लंग्स में जाएगी, तो उससे हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो प्राणायाम इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है लंग्स के लिए। प्राणायाम बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको योगिक एक्सरसाइज में प्राणायाम कहा जाता है। ब्रिजेश, जी, I'm Dr. प्रवीण Praveen जैन Jain. साहब, आपका I'm also batchmate of Sushma. I'm an orthopedic surgeon at Bhilai. oh I I know was sir, I senior. know. Welcome. Yes sir, you are welcome, senior Dr. to I me. was Yes. senior to you. Yeah. Yes sir, yes sir. Nice to hear about you sir. Yes, yes. It is a nice platform. But जी we can achieve target heart rate only in gym or physical exercise, not in yoga. No? सर, योगा also this सूर्य नमस्कार है, it is basically cardio exercise. So सूर्य most of the people नमस्कार doesn't do it नहीं, but सूर्य because it is नमस्कार not comfortable. नहीं sir, it is a complete yogic exercise. Yeah, If you yeah. are not doing any other cardio exercise, Yeah. I think ये सबसे अच्छा तरीका है कार्डियो रेस्पिरेटरी के लिए Sir, सूर्य I नमस्कार। agree. But जी most of the people are not doing Surya Namaskar because it is not comfortable. sir, it's a matter of acceptance. Yeah. It will come gradually sir. You start with one, then you gradually increase the number, and it can be achieved sir. Unless And you for the have some treatment, जी sir, नहीं बोलिए, sorry to interrupt. नहीं, unless somebody is having difficulty in doing the Surya Namaskar movements, it should be done sir. It is a complete exercise in itself. It leads to cardiac improvement, it leads to breathing improvement, it leads to your joint and muscle improvement. So it's a complete form of the exercise, Surya Namaskar. Yes, it is a very good exercise, I agree. But most of the people are not doing it because they find it difficult. It is their problem, I know. Yes, But- yes sir. And as being an orthopedic surgeon, I will emphasize the importance of exercise, especially in the treatment of backache or Yes. disc problems. The treatment is exercise. You may call it yoga, you may Yes. call it exercise, Sir, but it Yes. is basically muscle strengthening, which is Yes, very sir. important sir, for the treatment of disc. Thank you, Brijesh. हाँ जी सर। डॉक्टर प्रवीण, वेरी करेक्ट। अभी डॉक्टर ब्रिजेश लाहोटी ने बोला कि हम जब योगा करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे शरीर में राम जैसा है, लाइक इट विल नेवर अलाउ एनी डिजीज टू कम सेट इन, एंड जिम स्ट्रेंथन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको मैं रावण जैसा बोलती हूँ, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही हमारी सारी डिजीजेस है। जैसे हमारा पैरासिम्पैथेटिक स्ट्रांग होता है तो हमारा शरीर हेल्थ की तरफ जाता है। अगर सिंपैथेटिक स्ट्रांग हुआ तो हमारा शरीर डिजीज के तरफ जाएगा। और मैं ब्रजेश लाहोटी सर से ये पूछना चाहती हूँ कि जिम आया कहाँ से? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ जिम? जैसे हम बोलते हैं योगासन इज गिवन टू अस बाय आवर ऋषि मुनीस, तो फ्रॉम वेयर जिम हैज अराइव्ड? देखिए, जिम का जो ओरिजिन, जो मेरा आइडिया है, ये बेसिकली हमारे हिंदुस्तान में अखाड़े हुआ करते थे, गली में, मोहल्लों में, गांव में, जिसमें लोग बेसिकली इसको व्यायामशाला ही बोलते थे अखाड़ों को, जहाँ लोग कसरत करते थे और कुश्ती की प्रैक्टिस, कुश्ती एक गेम था बेसिकली, उसके लिए बॉडी बिल्डिंग करते थे। तो ये ओपन स्पेस में, मिट्टी के अंदर, कच्ची जगह पे, खुली जगह में, विदाउट एसी, धूप में, लोग मस्क्यूलर पावर इंप्रूव करने के लिए जो एक्सरसाइज करते थे वो एक अखाड़ा कहा जाता था। वो ग्रेजुअली इसने धीरे धीरे जिम्नेशियम का रूप लिया। ये एक आउटडोर से इंडोर एक्टिविटी बन गई। फिर इंडोर एक्टिविटी के साथ साथ इसने
एक सोफिस्टिकेशन का रूप ले लिया। एयर कंडीशनिंग होने लगी, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स और मशीन्स आने लगे, स्पेस बढ़ गई, क्लब खुलते गए। उन क्लब ने मेंबरशिप अट्रैक्ट करने के लिए जिम खोलना शुरू कर दिया, फिर साथ में स्विमिंग पूल ऐड हो गए, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स ऐड हो गए। तो ये सारी एक्टिविटी को एक जगह क्लब करने का एक मोड बन गया बेसिकली। तो ग्रेजुअली अखाड़ा भी बहुत पुरानी संस्कृति है, जिसको हम पहलवानी बोलते हैं बेसिकली। तो वो उससे ये जिम का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। डॉक्टर BS कराड़ा पूछना चाहते हैं प्रश्न। डॉक्टर BS कराड़ा आप हैं? हाँ, ये सुषमा भाभी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे इस जिम से और योग से जो डॉक्टर लाहौटी साहब ने इंट्रोड्यूस कराया और दोनों में डिफरेंशिएशन बताया। तो मैं रेगुलर, वैसे तो मैं जिम कभी गया नहीं हूँ और डेली में 1 घंटा योगा करता हूँ। तो चूंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो मुझे डेली 1 घंटा योगा करना चाहिए क्या? ये मैं डॉक्टर लाहौटी साहब से पूछना चाहता हूँ। देखिए, यदि आपको योगा करने से बेसिकली एनर्जी मिले, इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिले और इससे आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। और ये आपके कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम को और मजबूत करेगा। जी जी। इसमें कोई हार्ट पेशेंट को योगा करना मना नहीं है। जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उतना आप बिल्कुल करते रहिए। एक्चुअली जब जो लोग जिम और योगा दोनों करते हैं, उनको भी अपना शेड्यूलिंग करना चाहिए। जैसे 3 दिन आप जिम करिए, 3 से 4 दिन वीक में योगा करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेली आप जिम भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं। और योगा हमेशा जिम के पश्चात होना चाहिए। जिम योगा शुड बी ए पोस्ट जिम exercise because it leads to stretching of the muscles and joints. So it leads to, or it helps in healing of the muscles and joints and the body injury which has occurred into the gym. इसलिए हमेशा जिम के बाद ही योगा करना चाहिए। योगा के बारे में एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ जो मैंने नहीं कही है। हमारे जो टीचर हैं योगा के, उन्होंने एक चीज हमको इंट्रोड्यूस की, सूक्ष्म व्यायाम, मतलब सूक्ष्म योगा। तो उन मतलब ये मेरे के लिए भी आई ओपनर था कि हम छोटे छोटे शरीर के जॉइंट और अंगों के लिए भी योगा कर सकते जो आप जिम में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपका एंकल जॉइंट है, इवन आपकी उंगलियों के जॉइंट्स हैं, आपके नेक के जॉइंट्स हैं, इवन आपका जॉ, आप जो जब भी आप खाते हैं तो आप पूरा जॉ मूव करते हैं, तो आपके जॉ के लिए यहाँ एक जॉइंट होता है उसकी। नहीं तो ज्यादातर लोगों को यहाँ फेशियल पेन्स होने लगते हैं यदि आपका जॉ स्ट्रांग नहीं है तो। या आपकी फेस का योगा, बेसिकली हमारे चेहरे पे अनगिनत मसल्स हैं जो हमारे चेहरे को, अब हम लोग देखते हैं कि उम्र के साथ साथ चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं। झुर्रियां बेसिकली स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज मसल्स की टोन कम हो जाती है। इसलिए लोग आजकल फेशियल कराते हैं, फेस लिफ्ट कराते हैं और बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उनका फेस बरकरार रहे। तो फेशियल योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें चेहरे की छोटी छोटी मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होती है। इवन हम लोग बोलते हैं कभी हम ज्यादा थक जाएं या आंखों में दर्द होने लगता है, सिर दर्द हो सकता है, तो आंखों का भी योगा होता है। जो मेरे टीचर है वो हमारे आंखों का भी योगा कराते हैं और आंखों के योगा करने से आपकी आंखों में इतना सुकून मिलता है कि आप सोच नहीं सकते। तो हर शरीर का छोटा जॉइंट, हर शरीर की छोटी मसल, हर शरीर का छोटा अंग योगा कर सकता है बेसिकली। जब हम एब्डोमेन के लिए योगा करते हैं पेट में, तो ये योगा से हमारा लिवर एक्टिवेट होता है, हमारा पेनक्रियास एक्टिवेट होता है जो इंसुलिन कंट्रोल करता है, शुगर कंट्रोल करता है। इवन हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है, इससे हमारे थायराइड हार्मोन्स की बैलेंस बना रहे। तो हर एक योगा के साथ साथ एक टेपिंग एक्सरसाइज होती है, इसमें शरीर को टेप किया जाता है। जैसे आप सिर पे दोनों हाथ से यहाँ टेप करेंगे तो हमारे सिर में एक पीनियल ग्लैंड है जो हमारे हार्मोन्स लिबरेट करती है, हाइपोथैलेमस है जो हार्मोन्स कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, छोटी छोटी ग्रंथियां हैं। तो टेपिंग से इनका स्टिमुलेशन होता है और इस स्टिमुलेशन से इनकी एंडोक्राइनल एक्टिविटी या सिक्रीशंस इंप्रूव होते हैं जो जो कंबाइंड इफेक्ट में हमारी बॉडी को काफी सारा फायदा पहुंचाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है योगा करने का। श्रेया कुछ पूछना चाहती थी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लाहौटी सर नमस्ते, सुषमा मैम आपको भी नमस्ते।
मैं अपना इंट्रोडक्शन अगर देना चाहूँ तो मैं डॉक्टर व्यास की बेटी हूँ और वेद व्यास की बड़ी बहन। तो अब आप शायद मुझे ज्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि चूंकि मैंने मेरे फादर और मेरे ब्रदर को जिम जाते हुए बहुत देखा है और आपके बारे में बहुत सुना है, तो एक प्रोटीन पाउडर जो है वो हमारे घर का और जिम का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हो गया है। और मेरा भाई तो प्रोटीन के पीछे पागल है। उसको अगर खाना खिलाना हो तो प्रोटीन के नाम से आप कुछ भी खिला सकते हैं। तो माय क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट। प्रोटीन पाउडर किस हद तक और कहाँ तक ठीक होते हैं, और कोई नेचुरल सोर्सेज हैं जो हमारे डाइट में हम इंक्लूड कर सकते हैं फॉर प्रोटीन, एंड इफ सो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं? इस बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। देखिए, हमारे प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेज हैं सारे ग्रेन्स। हमारा चना हुआ, मूंग हुआ, स्प्राउट्स, जितने भी स्प्राउट कर देंगे तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा। तो ये सब में प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है ग्रेन्स में। दूध प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। दूध, दही या उसका बना हुआ पनीर। यदि आप 100 ग्राम पनीर पर डे खाएंगे तो आप, और बाकी रूटीन डाइट लेंगे तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। प्रोटीन बेसिकली रूटीन डे टू डे एक्टिविटी के लिए एक्सटर्नल प्रोटीन या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप एक्सरसाइज काफी कर रहे हैं, मसल्स को, बेसिकली इन एक्सरसाइज यू डैमेज some kind of muscles, so for their recovery and gaining the tone you need the muscle supplement. इसलिए आपको प्रोटीन लेना पड़ता है, but that too into the limit. Preferably it should be natural vegetarian protein. Those people who are non-vegetarian, they take animal proteins. It is also good up to some extent. Those who are non-vegetarian, they can eat it. So and non-veg is consumed by a lot of people, so it's a good source of protein. हमारे यहाँ तो ये होता है सर कि पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट और पर केजी ऑफ बॉडी वेट कितना प्रोटीन जाना चाहिए, उस कैलकुलेशन के बेसिस पे खाना जाता है। तो यू नो the entire industry works, I think, largely on the basis of protein intake. तो ये एक, जिसे कहते हैं बहुत सादा प्रोटीन, अगर हम देसी भाषा में बात किए जाए तो जो हमारे चने रहते हैं और गुड़, अगर आप उनका लड्डू बना के खाएं तो सबसे सस्ता और सबसे क्लीन प्रोटीन है वो। Yes. Even soybean is available and it's a good source of protein. Also, vegetarian sources of proteins are extremely underrated. तो इस विषय पे अगर आप कभी कोई आगे टॉक ले सके तो प्लीज, आई वुड वेरी इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच। डॉक्टर BM हेगड़े जो पद्म विभूषण है, वो जिम में ये जो प्रोटीन पाउडर्स का बहुत अपोजिशन करते हैं। ही सेज उनका लॉजिक भी बहुत करेक्ट है कि हमको सारे नेचुरल सोर्सेस चाहिए। जब हम मूंग की दाल खाते हैं तो उसमें उसका छिलका भी रहता है और प्रकृति का बनाया हुआ प्रोटीन है। जब हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मेनी थिंग्स, तो वो अननेचुरल हो जाता है। तो उन्होंने ऐसा बताया है डॉक्टर BM हेगड़े ने कि इट हाई प्रोटीन, एक्सेस हाई प्रोटीन may lead to kidney damage. आप उनका वीडियो YouTube पे सुन सकते हैं, जिम प्रोटीन, डॉक्टर BM हेगड़े। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे, जी मैडम, निगम मैडम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर निगम, डॉक्टर ब्रजेश, नमस्कार। अपन पहले मिल चुके हैं। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी प्रोटीन के बारे में। Am I heard? Yes, you are audible, madam. हाँ, तो प्रोटीन के बारे में even your daughter also asked about Dishriya. Yes. About the protein. So प्रोटीन तो see growing age में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा जरूरत रहती है, that is during childhood. First 2 years of life child grows very fast, तो उसको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत रहती है। Then in adolescence, जब बहुत फास्ट ग्रोथ होती तब जिमिंग जो करते हैं उनको थोड़ी प्रोटीन की मात्रा की ज्यादा जरूरत रहती है। वैसे ऑन एन एवरेज एन अडल्ट नीड्स, एक अडल्ट को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी प्रोटीन मिलती है तो बहुत अच्छी। हमारी एज में मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं तो 0.5 ग्राम, माने ज्यादा नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उनके बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो उतनी अच्छी से काम नहीं करते जो प्रोटीन को डील कर सके।
तो प्रोटीन की जो मात्रा है, हमें अगर जिमिंग करते हैं बच्चे, तो 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी, जैसे आपका 50 किलोग्राम केजी या 60 केजी वेट है, तो आपका 2 ग्राम के हिसाब से 120 ग्राम अगर प्रोटीन आता है, तो हमें बहुत सरलता से हमारी जो नॉर्मल डाइट है उसी से वो प्राप्त हो जाता है। एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है हम लेते हैं, डब्बे वाली प्रोटीन, वो ऐसे तत्वों से बनी रहती है जो हमारे शरीर के लिए उतने अच्छे नहीं है, और हमारे शरीर में वो उतनी अच्छी से डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि लिवर तो डाइजेस्ट करता है, लेकिन एक्सक्रीशन के लिए किडनी कम्स फर्स्ट। तो किडनी अगर ज्यादा काम करेगी तो बहुत समय तक तो वो ज्यादा काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे शरीर के हर ऑर्गन को काम करने की क्षमता है, वो हमारे शरीर के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर हम ज्यादा काम करने के लिए उसको बाध्य करेंगे किसी भी ऑर्गन को, तो उसके फेल होने की गुंजाइश ज्यादा होगी, इसलिए वो उसको डील नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारे शरीर में प्रोटीन अधिक होने की वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं, उनसे जो बीमारियां होती हैं वो हमारे शरीर में होने लग जाती है। तो इसीलिए हमको प्रोटीन के पीछे पागल नहीं होना है। प्रोटीन हमको वो डब्बे वाली प्रोटीन नहीं खाना है, सिंथेटिक प्रोटीन नहीं खाना है। हमें हर चीज में प्रोटीन मिलती है। जैसे अब हम चना खाते हैं, आपने खुद ही ने बोला, उसमें करीब करीब 15 मिलीग्राम पर 100 ग्राम्स प्रोटीन है, मतलब इतनी अच्छी प्रोटीन है उसमें, 15 मिलीग्राम। तो ऐसे करते करते हमारी पूरी प्रोटीन की मात्रा 3 मील्स में कंप्लीट हो जाती है। जैसे हम मिल्क लेते हैं, एक 100 ml मिल्क में 3.5 ग्राम प्रोटीन होती है। तो अगर हम 1 ग्लास दूध लेते हैं 300 ml का, 3 तिरका 9, 10 11 हो गई। हमने एक 100 ml का दही खाया तो हमको इतनी प्रोटीन मिली। तो वी आर गेटिंग इनफ प्रोटीन। उसके लिए हमें पागल नहीं हो जाना है, क्योंकि हमारी अगर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेंगे तो हमारी जो कैलोरीज हैं, हमको कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज मिलती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे और प्रोटीन अधिक लेंगे तो हमारी जो कैलोरीज हैं वो प्रोटीन से आएंगी। तो बॉडी बिल्डिंग में वो प्रोटीन नहीं लगेगा, वो प्रोटीन विल गो डाइवर्टेड टू द कैलोरीज फॉर्मेशन। तो ये हमारे शरीर की ऑल्टरनेटिव सिस्टम है जो काम करता है। अगर हम कैलोरीज पूरे नहीं लेंगे तो वो कैलोरीज हमारी प्रोटीन से आ जाएगी, तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाएगा वो। इसलिए हमें बैलेंस्ड डाइट लेना है, नॉट एक्सेस ऑफ प्रोटीन और एक्सेस ऑफ फैट और एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमको ये सोच के चलना है कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस होना चाहिए। थैंक यू। एक्सेलेंट। साकिब, आपने, हाँ, यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। आप सब डॉक्टरों के सामने मैं बोल रहा हूँ। मैं गोल्ड्स जिम का ट्रेनर हूँ, तो सब यहाँ पे सीनियर डॉक्टर हैं। सो सर मैं प्राउडली कहना चाहूंगा कि गोल्ड्स जिम में जैसे हमने हार्ट अटैक की बात करी, और ऐसा आपने कहा कि जिम जब जाते हैं तो ऐसा एक टेस्ट होना चाहिए कि या तो डॉक्टर का क्लियरेंस होना चाहिए कि आप फिजिकली फिट हैं वर्कआउट करने के लिए। तो जब भी कोई मेंबर आता है हमारे पास काउंसलिंग के लिए, हम उससे सबसे पहले फॉर्म फिल करवाते हैं, उससे पूछते हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी डाइट, उसका एक्सरसाइज क्या करते थे, कोई कंडीशन तो नहीं है, हम सब पूछते हैं और एक क्लियरेंस लेते हैं। गोल्ड जिम में तो हम खास तौर पे ऐसा करते हैं, इस लेवल पे हम काम करते हैं। और रही बात योगा की, योगा तो ऑलवेज बेस्ट है ही। और वेट ट्रेनिंग में हम जो ट्रेनिंग में जो ध्यान रखते हैं, तो हम 5 कंपोनेंट है फिटनेस के, उस पर काम करना प्रेफर करते हैं। जैसे कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ हो गया सबसे पहले, मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गया, मस्कुलर एंडोरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, बॉडी फाइट कंपोजिशन हो गया, तो हम इस पे भी काम करते हैं। तो ओवरऑल एक्टिविटी होती है, बट हाँ योगा जितनी इफेक्टिव नहीं होती है, बट कुछ पार्ट ऑफ योगा हम इंक्लूड करवाते हैं, स्ट्रेचिंग और कूल डाउन में। ठीक है, सही है? ये बिल्कुल सही। देखिए विगत 12 वर्षों से मैं गोल्ड जिम में ही जा रहा हूँ इंदौर में जी। तो मैं भोपाल से हूँ। मैं गोल्ड जिम का फैन हूँ बेसिकली, इसलिए मैंने कभी जिम चेंज नहीं किया पिछले 12 सालों में। इसके पहले मैं तलवल का जाता था, उसके बाद मैंने गोल्ड जिम शुरू किया है। और गोल्ड जिम में नितिन छापरवाल को आप जानते होंगे, वो मेरा ट्रेनर है। जी, मेरा हेड ट्रेनर है जी। 12 साल से वो मेरे ट्रेनर है जिम में। जी।
तो हम लोग इसी टाइप से ट्रेनिंग अपनी मॉड्यूलेशन करते हैं। हाँ, कुछ छोटी जिम्स में या इसमें जहाँ लोगों को इतनी समझ नहीं होती है किस टाइप से करना है, तो वहाँ मिस्टेक हो सकती है, बट हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। इवन हमारे पास सारे ट्रेनर्स को सीपीआर ट्रेनिंग भी दी गई है, उनके लिए मैंडेटरी है। स्टाफ तक को सीपीआर ट्रेनिंग दी है कि इनकेस अगर कभी कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आए या कुछ होए तो हम लोग अलर्ट रहें या तैयार रहें कि हम कर सकते हैं। थैंक यू और साकेत जी। एक चीज जी प्लीज प्लीज जी जी हाँ, एक चीज और है, एक चीज ये कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे यहाँ जो स्कूल के जो बच्चे हैं, लाइक हमारे यहाँ मना करते हैं कि एक्सरसाइज मत करें आप। हम फॉरेन में देखेंगे जैसे यूएस में, तो वहाँ पे मॉन्डेटरी होता है कि उनको हर स्पोर्ट्स में, किसी भी टाइप के स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में उनको जिसमें भी करना है, पीटी ट्रेनिंग होती है तो उसमें मॉन्डेटरी होता है। तो शुरू से उनका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस बिल्ड होता हुआ आता है, या फ्लेक्सिबिलिटी लाइक जिम्नास्ट होते हैं या किसी भी टाइप की ऐसी एक्टिविटी होती है, मॉन्डेटरी होती है। हमारे इधर ये चीज नहीं है, मतलब इसका भी इफेक्ट पड़ता है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। आई थिंक हमारा अभी समय पूरा होने वाला है। तो मैं तो कंक्लूडिंग रिमार्क में बस ये बोलना चाहता हूँ कि बैलेंस ऑफ जिम, योगा एंड एनी कार्डियो एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। वी शुड नॉट वर्क और डू एक्सरसाइज एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ। इट शुड नॉट बी एक्सट्रीम फॉर्म। एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज की अति बुरी है, एक चीज हम जानते हैं जी। दूसरा, आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आप अपने शरीर को कष्ट अभी देंगे तो बुढ़ापे में कष्ट कम पाएंगे। यदि आप अभी शरीर को चोट पे चाहेंगे, चोट के नहीं कह लो, तो आप कम चोट खाएंगे। चोट मतलब बेसिकली एक्सरसाइज में मस्कुलर चोट ही है वो, और कुछ नहीं है, बट वो हीलिंग पावर आपका बढ़ेगा। तो जिम एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज and your yoga should be balanced for good physical and mental fitness, because gym leads to physical fitness more, the yoga leads to mental fitness more, and both should be combined together. Thank you. लाहौटी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने वास्तव में एक बहुत ही अच्छे छोटे से सेशन में बहुत सारे विषयों को टच किया है, और कहीं आपने जिम की बहुत सारी अच्छी बातों को निकाला है, कहीं योग की बहुत अच्छी बातों को निकाला है, मेंटल हेल्थ को भी आपने बराबर उस एस्पेक्ट को टच किया है, और आपके अनुभव, और सबसे बड़ी बात ये कि जो कुछ आपने कहा है वो हमें सबसे ज्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है कि इन सब के पीछे आपका एक बड़ा अच्छा एक लंबा अनुभव रहा है, और वो अनुभव मेरे ख्याल से किसी किताब को पढ़ने और उन सबको करने से ज्यादा बेहतर होता है। हम किसी के लिए तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन मैं इस सभा को समाप्त करूं, आपको आभार देने के लिए मैं किसी को बुलाऊं उसके पहले मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिस्कशन कुछ अधूरा अधूरा सा है। इसमें अभी और बहुत सारे प्रश्न बचे हैं, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम आपसे इमीडिएट अभी आपसे समय लें, लेकिन भविष्य में मैं आपसे एक वादा जरूर लेना चाहूंगा कि आप हमारी सभा में एक बार फिर आमंत्रित किए जाएंगे, और हम इस विषय पर आपसे कुछ और जो हमारी जिज्ञासा है उनको हम पूरा करना चाहेंगे।